रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आज के लेक्चर में, जिसका नाम है जी होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर आपके पास बेसिकली होता क्या है, इसके पीछे काजेज़ या इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसकी प्रेवलेंस को भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें जो सिम्टम्स हैं या इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू DSM-5 वो क्या है, और एट दी लास्ट हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किन वेज़ में किया जा सकता है या किन वेज़ में किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो होर्डिंग डिसऑर्डर होता क्या है। तो होर्डिंग डिसऑर्डर में आपके पास ये जो पिक्चर शो हो रही है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका थीम शो हो रहा है, कुछ ना कुछ इसकी आपको पता चल रही है एक कि इस डिसऑर्डर में क्या होगा, इस डिसऑर्डर में क्या देखने को मिलेगा, ये पेशेंट कैसा होगा, ये आपको इधर से इसका जो बेसिक थीम है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखते हैं जी होर्डिंग डिसऑर्डर होता क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो डेफिनेशन में मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दूं कि होर्डिंग डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है वो यूज़लेस चीज़ों को अपने पास स्टोर करके रखता है, अपने पास जमा करके रखता है और रखता ही चला जाता है। और इसके पीछे उसके दो रीज़न्स हो सकते हैं, दो थॉट्स हो सकते हैं। पहला ये थॉट हो सकता है कि वो कहेगा कि ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर में जो है ये मुझे काम आएंगी चीज़ें। दूसरा थॉट ये हो सकता है, वो कहेगा कि इनके साथ मेरी इमोशनल अटैचमेंट है। इमोशनल अटैचमेंट कैसे हो सकती है, वो कहेगा कि मुझे फलां बंदे ने दी थी, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने इसको बिल्कुल संभाल के रखा हुआ। इवन हो सकता है कि चॉकलेट अगर किसी ने दी है तो चॉकलेट खा के उसका जो रैपर है उसको भी वो संभाल के रखेगा। तो ये चीज़ें उसमें आना स्टार्ट हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा यूज़लेस चीज़ें ये अपने घरों में जमा करना स्टार्ट कर देते हैं कि इनके घर में इवन इनके अपने बैठने उठने लेटने की जगह बाकी नहीं रहती। ठीक है, इतना इनका घर भर जाता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह की कंडीशन हो जाती है घर की। प्रॉपर जो है ना इसकी ये कंडीशन हो जाती है और अनटाइडी इनका घर हो जाता है। बिल्कुल सफाई वगैरह नहीं ये लोग कर पा रहे होते। इसके अलावा इस हालत में बंदा कैसे सफाई करे, इन चीज़ों को कहाँ पे रखेगा और कैसे सफाई का जो है वो ख्याल रखेगा। तो ये कंडीशन हो जाती है। इवन जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वहाँ तक ये लोग जो है ना उन चीज़ों को भी, उन बैग्स को भी संभाल कर रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग आम रूटीन में भी प्लास्टिक बैग्स वगैरह को संभाल कर रखते हैं, लेकिन हमारे घर में इतनी एक्सेसिव अमाउंट में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। ये जो बॉटल्स खाली हो जाती हैं या डिब्बे खाली हो जाते हैं, ये बुक्स यूज़लेस बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, कोई भी आइटम मैंने आपको कहा ना कि जैसे चॉकलेट का रैपर होता है तो हम वो तो संभाल के नहीं रखते, तो वो भी इवन ये लोग जो है ना हर चीज़, हर एक चीज़ जो है ना ये लोग अपने पास संभाल कर रख रहे होते हैं। और इनके पास एक थॉट होता है, एक लॉजिक होता है कि ये फ्यूचर में मुझे काम आ सकती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके साथ मेरी इमोशनल अटैचमेंट है, तो सो दैट्स वाई मैं इनको नहीं फेंक सकता या नहीं जो है वो डिस्कार्ड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर जो आपके पास होर्डिंग डिसऑर्डर है इस बेसिकली क्या है कि आपके पास someone will require an excessive number of items and store them in a chaotic manner, usually resulting in unmanageable amount of clutter। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो पेशेंट है उसके पास नंबर ऑफ़ एक्सेसिव यूज़लेस अमाउंट्स ऑफ आइटम्स पाए जाएंगे और वो उनको स्टोर करेगा। किस मैनर में स्टोर करेगा? चायोटिक मैनर में। अब ये मैनर क्या होता है, आपके पास बेसिकली ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक पर्सन के अंदर कन्फ्यूजन पाई जाती है डिसीजन को लेकर, यानी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि मैंने इसको फेंकना है या नहीं फेंकना। ये चीज़ उसके अंदर पाई जाती है क्योंकि उसके पीछे एक थाट होता है कि हो सकता है मैं इसको फेंक दूँ और फ्यूचर में मुझे हो सकता है कल या फिर आने वाले दिनों में मुझे इससे काम पड़ जाए, तो मेरे ये काम आ जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ इनके माइंड में आती है कि हो सकता है कि ये फ्यूचर में मुझे काम आ जाए और मैं इसको संभाल के रखूँगा। आम बिहेवियर में जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है उसमें और डिसऑर्डर में फ़र्क होता है। बेसिकली जो आम बिहेवियर होता है, जैसे मैंने पीछे भी बताया कि आप लोग या हम लोग भी कुछ प्लास्टिक बैग्स को संभाल कर रखते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्पेशली हमारी मदर्स जो होती हैं वो खाली डिब्बों को स्पेशली संभाल कर रख देती हैं जब भी कोई आइसक्रीम का डिब्बा खाली होता है, या इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे ये एक बिहेवियर हम लोग शो कर रहे होते हैं, ये एक डिसऑर्डर नहीं होता। बिहेवियर जो होता है वो आपके पास डिसऑर्डर कब बनता है, यूजली जब आपके पास वो आपके नॉर्मल फंक्शंस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, आपकी जितनी भी लाइफ है उसके अंदर डिस्ट्रेस करना काज करना स्टार्ट कर देता है। तो अब
तब जाके आपका जो बिहेवियर है वो डिसऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, डिसऑर्डर का मतलब ये है कि डिस और ऑर्डर, यानी जो चीज़ ऑर्डर में चल रही है आपकी लाइफ, जो आपकी लाइफ ऑर्डर में चल रही है वो डिस होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ना तो वो अपने घर को साफ़ कर पाएगा, ठीक है, इतनी बुरी कंडीशन में कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो किस तरह से इन चीज़ों को समेटेगा और फिर साफ़ सफाई करेगा और फिर रखेगा। तो ये चीज़ें उसमें आएंगी कि ये इसके नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है, ना तो साफ़ सफाई कर पाएगा, ना अपना ध्यान रख पाएगा। उसके बाद क्योंकि इसमें एंजाइटी और डिप्रेशन की भी सिम्टम्स पाई जाती हैं, तो क्या है कि पर्सन हमेशा एंजाइटी और डिप्रेस्ड रहेगा, जिसकी वजह से उसमें एक वो आएगी, एग्रेसिवनेस आएगी, एक रूडनेस आएगी उसके अंदर। तो ये चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं जो उसकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। जब डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, जब डेली लाइफ डिसऑर्डर हो जाती है, तो बिहेवियर जो है वो डिसऑर्डर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिहेवियर और डिसऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चेओटिक मैनर में ये लोग जमा करते हैं, यूजली रिजल्टिंग इन अनमैनेजेबल अमाउंट ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे अनमैनेजेबल का वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है कि बिहेवियर में मैनेजेबल अमाउंट ऑफ कल्चर्स या ऑब्जेक्ट्स होती हैं, लेकिन जब डिसऑर्डर की बात करेंगे तो वहाँ पे अनमैनेजेबल अमाउंट ऑफ कल्चर होते हैं जिनको पेशेंट जो है वो संभाल नहीं पा रहा होता। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स जेनेटिक्स भी हो सकता है, उसके बाद इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, और उसके बाद आपके पास जो है एट द लास्ट आपके पास जो है वो केमिकल प्रॉब्लम या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास इसके काजेज या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद इसके प्रेवलेंस की बात करें तो ओवरऑल प्रेवलेंस ऑफ होर्डिंग डिसऑर्डर इज अप्रॉक्सीमेटली 2.6% विद हायर रेट फॉर पीपल ओवर 60 ईयर एज एंड पीपल विद अदर साइकेट्रिक डायग्नोसिस स्पेशली एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अभी इसमें इसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है और डिप्रेशन हो सकता है, और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी ये सिम्टम्स या ये डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये 60 ईयर ओल्ड आपके पास जो एज इन्होंने लोगों की दी हुई है, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर का इन्वॉल्व होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे इन्वॉल्व होता है, जैसे उसने अगर किसी ट्रॉमा को फेस किया, अपने लव वन को लूज़ किया, ठीक है, अपने जो उसका गाइडेंस था उसको लूज़ किया, ठीक है, अब इस एज में बंदा क्या है कि एक एज होती है जिसमें वो बिल्कुल बुढ़ापे में पहुंच चुका होता है। यहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं वहाँ उनके लिए रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को खोया है, ठीक है, अपने लव को या अपने लव वन को खो दिया है, या फिर अपने मतलब सिबलिंग या फिर अपनी जो उनके बच्चे हैं उनको उन्होंने खो दिया है, तो यहाँ पे ये डिसऑर्डर तब आना स्टार्ट हो जाता है कि वो एक उनके माइंड में ये चीज़ होती है, ये अटैचमेंट जो है अपनी जो है वो चीज़ों के साथ शो करना स्टार्ट कर देते हैं, वही अटैचमेंट, और उसी होप से कि ये भी मुझसे दूर ना चली जाएं वो चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, और इवन एक छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इनकी एज जो है आपको ये बताएगी कि ये जो पेशेंट है ये होर्डिंग डिसऑर्डर का पेशेंट है। यूजुअली ऐसा होता है कि हायर एज के पेशेंट, लेकिन आपको इससे लोअर एज के पेशेंट भी देखने को मिलेंगे होर्डिंग डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको होर्डिंग डिसऑर्डर के अंदर 3 तरह के थीम्स मिलेंगे, 3 तरह के पेशेंट्स या 3 तरह की इसकी टाइप्स मिल सकती हैं आपको। सबसे पहले टाइप जिसको कहते हैं जी ऑब्जेक्ट होर्डिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्जेक्ट होर्डिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या है कि पेशेंट जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि पहले पिक्चर में दिखाया हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, प्लास्टिक बैग, बोटल्स, जो आपके पास बॉक्सेस आते हैं, जो बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, पेन, पेंसिल, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ को जो है ना वो संभाल कर रखेगा, ये ऑब्जेक्ट होर्डिंग डिसऑर्डर में आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरे आ जाते हैं उसमें आ जाते हैं जी एनिमल होर्डिंग। ठीक है, एनिमल होर्डिंग में क्या है कि वो अपने घर में इतने ज़्यादा पेट रखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसके घर में पेट होंगे जो उसकी नॉर्मल जो रूटीन है, उसकी डेली लाइफ है, उसको डिस्टर्ब करके रख देंगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आती है कि ये उन एनिमल्स का अच्छे तरीके से ना तो ध्यान रख पा रहे होते हैं, ना उनकी साफ़ सफाई का ख्याल रख पा रहे होते हैं, ठीक है, ना उनके मतलब खाने पीने और इन चीज़ों का ख्याल रख पा रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने पेट रखने ज़रूर हैं और ये इसको लूज़ नहीं करते, इनको डिस्कार्ड नहीं करते। ये लोग स्ट्रेस फील करते हैं
हैं जब वो उनसे आप कहेंगे कि इनको कुछ कम कर दो या सेल कर दो या फिर दे दो किसी को, तो उनको स्ट्रेस फील होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी को भी पेट्स को जो है वो देना नहीं चाहते। तीसरे नंबर का जो इसमें थीम आ सकता है वो ये है कि आपके पास कंपल्सिव शॉपिंग होती है। कंपल्सिव शॉपिंग में जब हमने ओसीडी की बात की थी, क्योंकि होर्डिंग डिसऑर्डर भी एक ओसीडी का ही फर्दर डिसऑर्डर है, तो ओसीडी की जब हमने बात की थी तो ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस की बात की थी। तो ऑब्सेशंस हमने कहा था कि थॉट को कहा जाता है जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं, और कंपल्शंस आपके पास वो चीज़ें होती हैं जो कि बिहेवियर होता है जो इन थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए पेशेंट शो करता है। तो यहाँ पे कंपल्सिव शॉपिंग की बात की गई है। तो कंपल्सिव शॉपिंग मतलब ऐसी शॉपिंग की जाती है जिसके पीछे अनवांटेड थॉट्स होते हैं। थॉट्स क्या होंगे कि मुझे ये चीज़ भी लेनी है, वो चीज़ भी लेनी है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मुझे ये काम आ सकती हैं, मेरे फ्यूचर में काम आएंगी, मुझे कहीं ना कहीं मुझे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि उसके पास पहले भी ये चीज़ें मौजूद हों, ठीक है, लेकिन वो इतनी एक्सेसिव और कंपल्सिव शॉपिंग करेगा जिसके पीछे उसके थॉट्स होंगे, अनवांटेड थॉट्स होंगे, ठीक है, बगैर मतलब उसको ज़रूरत नहीं है उस वक़्त, लेकिन वो उन चीज़ों की जो है वो शॉपिंग करेगा और बिला वजह करेगा। तो यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शॉपिंग पाई जाएगी और कंपल्सिव शॉपिंग पाई जाएगी, जिसके पीछे थॉट क्या होगा, अनवांटेड थॉट्स होंगे, ऑब्सेशंस होंगे जिसके पीछे, ठीक है। तो आगे आपके पास इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया है प्रेसिस्टेंट डिफिकल्टी डिस्कॉर्डिंग और पार्टिंग विद पोसेशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यू। अब उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब प्लास्टिक बैग चॉकलेट का जो रैपर है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं, लेकिन उसने इतना संभाल कर रखा हुआ है और उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहता, और डिस्कार्ड करते हुए उसको डिफ़िकल्टी फील होती है, स्ट्रेस फील होता है, जिसकी वजह से वो डिस्कार्ड नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिस्टेंट मतलब मसलसल ऐसा उसको साथ होता चला जाता है और वो पोसेशंस को जो है, ऑब्जेक्ट्स को जो है वो जमा करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि उसका घर बिल्कुल लोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया बी आपके पास है, दिस डिफिकल्टी इज ड्यू टू द परसीव नीड टू सेव द आइटम एंड टू डी स्ट्रेस एसोसिएटेड विद डिस्कार्डिंग दैम, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है? परसीव क्या कर रहा है कि मुझे इनकी ज़रूरत है, और दूसरा कि उसको स्ट्रेस होता है जब वो डिस्कार्ड करने की बात करता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके पास क्राइटेरिया, द डिफ़िकल्टी डिस्कार्डिंग पोसेशन रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ पोजेशंस दैट कंजस्ट एंड कल्टर एक्टिव लिविंग एरियाज़। एंड ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्टिव लिविंग एरिया जो उनका बिल्कुल बेतरतीब होकर रह जाता है, बिल्कुल बेढंगा, और मतलब हर चीज़ वहाँ पे अगर लोडी हुई है उनके रूम में या उनके घर में, ठीक है, तो क्या होगा कि वो एक कबाड़ा नहीं लगेगा, एक मतलब आप क्या उसको फील करोगे, तो वैसा हो जाता है एक्टिव लिविंग जो उनका एरिया होता है। और अगर उनका एक्टिव लिविंग एरिया जो है अनकल्टर्ड है, ठीक है, बिल्कुल बेतरतीब नहीं है, तो इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वो फैमिली के साथ रह रहा है, तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको जो है वो एडजस्ट करते रहेंगे साथ साथ। इसके अलावा क्लिनजर मतलब जो क्लीनिंग करने के लिए घर में आते हैं वो कर सकते हैं, या फिर अथॉरिटीज़ हो सकती हैं कुछ ना कुछ, जो उन पे अथॉरिटेटिव पर्सन है वो क्या करेगा, वो क्लीनिंग साथ साथ करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो उनका एरिया है वो अनकल्टर्ड रहेगा, उसमें गंद नहीं फैलेगा, ठीक है, अगर ऐसा होता है। लेकिन उसके थॉट्स वहीं पे हैं, उसकी जो कंपल्शंस या उसके जो बिहेवियर है और उसके जो फीलिंग्स हैं वो वहीं पे हैं कि मैंने चीज़ों को जमा करना है और इन चीज़ों को संभाल कर रखना है क्योंकि मुझे ये फ्यूचर में काम आएंगी। नेक्स्ट अगर इसके क्राइटेरिया की बात करें, क्राइटेरिया नंबर डी में क्या कहते हैं जी, द होर्डिंग काजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डी स्ट्रेस। ये पहले ही बात हो चुकी है कि अगर स्ट्रेस और इम्पेयरमेंट काज होती है फंक्शनिंग एरिया के अंदर, तब ही एक बिहेवियर जो है वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है, ये डिसऑर्डर कहलाता है। द होर्डिंग इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अनदर मेडिकल कंडीशन। अनदर मेडिकल कंडीशन क्या हो सकती है? ब्रेन इंजरी हो सकती है, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, ब्राइट विली सिंड्रोम हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके पास देखने को मिल सकती हैं। आपने इनको नोट डाउन कर लेना है कि कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद आगे आपने फर्दर चलना है। फर्दर देखते हुए आपने देखना है कि किसी और मेंटल डिसऑर्डर से ये एट्रीब्यूटेबल तो नहीं है या फिर बेटरली एक्सप्लेन तो नहीं हो रहा है इसका क्राइटेरिया। जो दूसरे डिसऑर्डर आ सकते हैं इसके अंदर, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ सकता है, डिक्रीज एनर्जी इन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ सकता है, डिलीजन्स हो सकती हैं पेशेंट को, साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कॉग्निटिव डेफिसिट्स हो सकते हैं, इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, ऑटिज्म का पेशेंट हो सकता है।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इन सब को आपने किस तरह से डायग्नोज करना है, इनके ड्यूरेशन को देखकर, इनके जो गिवन क्राइटेरिया है उनको देखकर, उनको कंपेयर करके फिर आपने इनको डायग्नोज करना है कि आया ये जो डिसऑर्डर है ये होर्डिंग डिसऑर्डर ही है या फिर किसी और मेंटल डिसऑर्डर से इसकी सिम्टम बेटरली एक्सप्लेन हो रही हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी इसके स्पेसिफायर्स की। तो अगर ये जो बिहेवियर है ये एक्सेसिव या पीक पे अगर शो कर रहा है पेशेंट, तो आपने इसको स्पेसिफाई कर देना है विद एक्सेसिव एक्विजिशन से। यहाँ पे पेशेंट जो है वो पीक पे जो है वो शो करेगा इस बिहेवियर को, या इस जो वो थॉट्स हैं जो उसकी फीलिंग्स हैं वो पीक पे शो होंगी। और ऐसा हो सकता है कि मतलब वो जो मैंने पहले बात की थी कि उनका घर बिल्कुल फुल हो जाएगा इन चीज़ों से, इवन उसके अपने बैठने लेटने उठने बैठने की जगह भी बाकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट आपके पास अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप ट्रीटमेंट इसका 2 तरीके से कर सकते हैं। मेडिकेशंस भी दे सकते हैं अगर तो हार्मोनल प्रॉब्लम, ब्रेन इंजरी या फिर सेरेब्रो वैस्कुलर डिजीज़ है उसको, ठीक है। इस तरह की कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप उसका डिसऑर्डर उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये डिसऑर्डर नहीं है और मेंटल डिसऑर्डर जो है ये मेंटल डिसऑर्डर के पीक पे है तब भी आप उसको मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसको साइकोथेरेपी से भी ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें आप सीबीटी कर सकते हैं पेशेंट की, और आहिस्ता आहिस्ता उसके थॉट्स को जो है वो बदलना स्टार्ट कर देते हैं कि उनकी जो एंजाइटी उनके अंदर आती है डिस्कार्ड करते हुए चीज़ों को, या फिर वैसे अगर उनको एंजाइटी या डिप्रेशन है तो आप उनको जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और पेशेंट को जो है वो लीड करेंगे, पेशेंट को जो है वो गाइड करेंगे वो किस तरह से अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करें और किस तरह से अपने इन थॉट्स को कंट्रोल करें। अगर तो पेशेंट के अंदर आपने पहले देख लेनी है कि इनसाइट क्या है, इनसाइट का लेवल चेक करते हुए आपने फिर आगे चलना है। अगर तो पेशेंट के अंदर गुड इनसाइट है तो फिर क्या है, पेशेंट जो है वो आगे चल के आपके लिए मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा पेशेंट को, पेशेंट की थिंकिंग को मोल्ड करना या मॉडिफाई करना। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर पुअर इनसाइट है तो आपने पहले उसके अंदर इनसाइट को बिल्ड करना है, फिर चल के आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके बिहेवियर को जो है वो चेंज करना है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया होर्डिंग डिसऑर्डर को, उसके काजेज़ को, उसके सिम्टम्स को और उसके ट्रीटमेंट को। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।